अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। नहीं सिखाना आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। दोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। नहीं सिखाना आपस में बैर रखना, वतन है हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आज सरदार साहब की जन्म जयंती ये हमारी एकता को नई ताकत देगी, उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। It is our privilege that LBSIM has been given this opportunity to promote the bond between Delhi and Sikkim under the Ek Bharat, Shresht Bharat initiative. Now I would like to invite our senior cadet Radhika Agnihotri for starting the presentations and thoughts. मर मिटेंगे हम अगर भारत का यह आदेश है, जिंदगी प्यारी है लेकिन सबसे प्यारा देश है। हंसी खुशी जिसने कभी फंदे को गले लगा लिया, हंस हंस कर जिसने जिंदगी को देश के लिए लुटा दिया, चलो नमन उन्हें शत शत बार करें। सभी आदरणीय ANOs, केयर टेकर्स व कैडेट्स का मैं NCC PSIT की ओर से अभिवादन व स्वागत करती हूँ। आज हम भारत को स्वतंत्र कराने हेतु किए गए आंदोलनों व अनेक संघर्षों के बारे में जानेंगे। हमें इनके बारे में जानना न केवल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आजादी के 75वें वर्ष की ओर अग्रसर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी जानें और याद रखें क्योंकि यह स्वतंत्रता
अमूल्य है। कितनों ने आपके आजादी के उत्सव के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्हें याद तो रखिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करिए। आज की पहली प्रेजेंटेशन कैडेट विभू प्रस्तुत करेंगे। Cadet Vibhushan Dixit, you can start your presentation. Okay, sir. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Okay. जय हिंद साथियों, मैं कैडेट विभूषण दीक्षित 55 यूपी बटालियन एनसीसी कानपुर आप सभी के समक्ष रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित हूँ। 74 वर्ष पहले 18 फरवरी 1946 को तकरीबन 1100 भारतीय नाविकों या HMIS तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की, जो कि नौसेना में भारतीयों की स्थितियों और उनके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ था कि जहाजी अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे पूरा करेंगे। HMIS तलवार के कमांडर FM किंग ने कथित तौर पर नौसैनिक जहाजियों को अपमानजनक भाषा में संबोधित किया, जिसने इस स्थिति को और भी आक्रामक रूप दे दिया। 18 फरवरी को शुरू हुई इस हड़ताल में धीरे धीरे तकरीबन 15,000 नाविक शामिल हो गए। इसका कारण यह था कि कराची, मद्रास, कलकत्ता, मंडपम, विशाखापट्टनम और अंडमान द्वीप समूह में स्थापित बंदरगाहों के चलते एक बड़ा वर्ग इस हड़ताल के प्रभाव में आ गया। हालांकि इस हड़ताल की तत्काल मांग बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति भर थी, लेकिन इस आंदोलन को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की व्यापक मांग में परिवर्तित होने में ज्यादा नहीं लगा और देखते ही देखते इसने व्यापक रूप धारण कर लिया। जल्द ही प्रदर्शनकारी नाविक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कमांडर FM किंग द्वारा दुर्व्यवहार और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के चलते कार्यवाही, रॉयल इंडियन नेवी के कर्मचारियों के वेतन को उनके समकक्ष अंग्रेज कर्मचारियों के समूल्य रखने, इंडोनेशिया में तैनात भारतीय बलों की रिहाई और अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों के साथ बेहतर व्यवहार करने जैसे मुद्दों की मांग करने लगे। रॉयल इंडियन नेवी हड़ताल एक ऐसे समय पर हुई जब देश भर में भारतीय राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इस हड़ताल को उस समय झटका लगा जब रॉयल इंडियन नेवी के एक जहाजी BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने HMIS तलवार पर भारत छोड़ो का नारा दिया था। हड़ताल शुरू होने के अगले ही दिन से जहाजियों ने बॉम्बे के आसपास के क्षेत्रों में गाड़ियों में बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराते हुए प्रदर्शन किया। जल्द ही जन भी इन जहाजियों के साथ शामिल हो गए। इसके चलते बंबई और कलकत्ता दोनों में एक आभासी गतिरोध उत्पन्न हो गया। दोनों शहरों में अनगिनत बैठकें, जुलूस और हड़तालें हुई। बंबई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बॉम्बे स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर मजदूरों ने एक आम हड़ताल में भाग लिया। देश भर के कई शहरों में छात्रों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कक्षाओं का बहिष्कार किया। इन हड़तालों और प्रदर्शनों के संबंध में राज्य की प्रतिक्रिया काफी क्रूर थी। एक अनुमान के अनुसार पुलिस की गोलीबारी में 220 से अधिक लोग मारे गए, जबकि लगभग 1000 लोग घायल हुए। आमतौर पर इतिहासकारों का मानना है कि विद्रोहियों को ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग का समर्थन मिला। हड़तालियों ने बंबई में एक शहर व्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 22 फरवरी तक शहर का एक बड़ा हिस्सा हड़ताल से प्रभावित हो चुका था। हालांकि शहर के विभिन्न स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह आज एक किंवदंती बन चुका है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन के अंत को देखने के भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प को मजबूती प्रदान की थी। यह विद्रोह धार्मिक समूहों के बीच गहरी एकजुटता और सौहार्द का प्रमाण था, जो उस समय देश में फैलती सांप्रदायिक घृणा के प्रति उत्तर के रूप में प्रस्तुत हुआ। अपने वक्तव्य का अंत करते हुए मैं रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह में अपनी भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नाविक के हौसले, समर्पण व निष्ठा को सलाम करता हूं। जय हिंद। आज की अगली प्रेजेंटेशन देंगे कैडेट अमन।
यस मैम। जय हिंद, आप सभी को मैं नमस्कार। मेरा नाम अमन वर्मा है। मेरा रेजिमेंटल नंबर यूपी 2021 SDF 461561 है। आज का मेरा विषय है हॉलवेल स्मारक का निष्कासन। बात वहां से शुरू होती है। 16वीं सेंचुरी जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उन्होंने भारत में देखा कि यहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और पूरे विश्व में भारत उस समय सबसे अमीर देश था। तो तब वहाँ से सारी अंग्रेज की कंपनियां यहाँ पर आना शुरू की और ट्रेडिंग शुरू करती हैं। कई कंपनियां जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे अंग्रेजों को बहुत प्रॉफिट होता था। भारत का उस समय एक्सपोर्ट सबसे अच्छा रहता था। कैप्टन विलियम जो कि जहांगीर के शासनकाल में आए और वे अंग्रेज बहुत सारे तोहफे लेके आते थे जिससे कि उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति मिले। 17वीं सेंचुरी के शुरुआती समय में भारत में बहुत सारी कंपनीज आई थी। 1750 में भारत में ब्रिटिश और फ्रांस दो बड़ी ताकत बन गए थे। अंग्रेजों ने अपने किले बनाना शुरू कर दिया था। हॉलवेल स्मारक को बनाया क्यों गया था? जैसे सिराजुद्दौला जब शासन में आए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज ठीक नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह अपना कब्जा जमा रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों जो कि ब्रिटिश और फ्रांस को आदेश दिया कि वो कब्जा करना बंद कर दें। तो फ्रांस तो बात मान गया और पीछे हट गया, पर ब्रिटिश नहीं माने। 1756 में तब सिराजुद्दौला अपनी पूरी 50,000 की सेना लेके फोर्ट विलियम पे आक्रमण कर देते हैं और 170 के करीब आपको समझाओ भाई तो जकिया भाई तो कहा हेलो Cadets, can continue your meeting. यस सर। Just a So- second. Let Aman, just a second. यस सर। Let Mansi start the recording. Mansi, is the recording started? Hello, Mansi. And you can start. कहा यह जाता है कि सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम पे अटैक किया तो उन्होंने करीब 170 अंग्रेज सैनिकों को बंदी बना लिया और उनमें से 64 कैदियों को एक 18 बाई 14 फीट के कमरे में जिसमें मुश्किल से 3 से 4 लोग आ सकते हैं, उनमें ठूस ठूस के भर दिया, जो कि असंभव था। तो इससे उन 170 लोगों में बच्चे और महिलाएं भी थे। कैदियों को एक
छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था। जो अगली सुबह जब कमरे में देखा गया तो केवल 21 लोग की जान बची थी, जिनमें से एक अंग्रेज सैनिक हॉलवेल भी थे। बाद में हॉलवेल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी बात बताई। कैदियों ने सिराजुद्दौला को इस बारे में हेलो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, यू कैन स्टार्ट। बाद में हॉलवेल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी बात बताई। कैदियों ने सिराजुद्दौला के गार्ड्स को पैसे देके लालच दिया कि उन्हें छुड़ा दें, पर वो नहीं माने। मगर यहाँ पे बात यह आती है कि सिराजुद्दौला को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। सिराजुद्दौला इस बात से बेखबर थे और ये सारा उनके सोल्जर्स ने किया था। लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें इस तरह नहीं रखा गया था जिससे कि ये सारा हुआ। ये सब अंग्रेजों की चालबाजी थी। और जब अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में भेजा और उनसे सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए कहा। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले तो फोर्ट विलियम को जनवरी 1757 में अपने कब्जे में लिया और फिर कुछ महीनों बाद बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें सिराजुद्दौला के लोग ही उसे धोखा देकर अंग्रेजों को साथ देते हैं और बड़ी चालाकी से रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया। सिराजुद्दौला बैटल ऑफ बक्सर भी हार जाते हैं और पूरी तरह से कब्जा अंग्रेजों का हो जाता है। मगर जो आंकड़े हॉलवेल ने दिए थे कि कमरे में बहुत ज़्यादा लोग रखे गए थे, वो गलत थे। वो केवल अंग्रेजों की चालबाजी थी। बाद में 23 जुलाई 1940 में जब आज़ादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल मॉन्यूमेंट को हटाने की ठान ली। जून 1940 में जब नेताजी जेल से छूटे, तब उन्होंने कहा कि वो ऐलान किया कि वे खुद ही हॉलवेल मॉन्यूमेंट को तोड़ देंगे। इस बात से अंग्रेज बहुत घबरा गए और नेताजी को फिर से गिरफ्तार कर लिया, पर उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। हर जगह आंदोलन होने लगे और प्रदर्शन होने लगे। अंग्रेज हुकूमत को नेताजी के आगे झुकना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश सरकार की चालबाजी दिखाते हुए हॉलवेल स्मारक को डलहौजी स्क्वायर से चर्च में शिफ्ट कर दिया। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी मिसाल कहीं नहीं है कि विजेता ने अपने विजय स्तंभ को खुद हटा दिया हो, वो भी उस लीडर के डर से जो जेल में बंद हो। यहाँ पर नेताजी की महानता देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेज हेलो कैडेट अमन वर्मा। कैडेट अमन वर्मा, हम आज की आखिरी प्रेजेंटेशन के लिए मैं कैडेट अनीश को बुलाती हूँ। Am I audible? Yes, Anish, you're audible. Okay, thank you. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद साथियों, मैं कैडेट अनीश सिंह, रेजिमेंटल नंबर यूपी 2021 SDA 461 562 55 यूपी बटालियन NCC। आजादी के इस अमृत महोत्सव में मैं आज मदुरई कॉन्स्पिरेसी में के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। ये बात है उस समय की 1945 तमिलनाडु की, जब ANF हार्वे नाम की कंपनी सबसे बड़ी मिल हुआ करती थी। मदुरई में इसके 12,000 वर्कर्स काम किया करते थे और उस मिल में एक यूनियन थी जिसका नाम था मदुरई लेबर यूनियन MLU।
जिसकी जो SRV नायडू के नेतृत्व में काम करती थी। SRV नायडू उस मिल के मैनेजर थे और वो कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ हुआ करते थे और उन लोगों को यूनियन में नहीं लेते थे। उसके बाद कई सारे वर्कर्स का उन्होंने बोनस शब्द सुरक्षा कवच में सुरक्षा कोष में जमा करने के नाम पे हड़प लिया और जिसके खिलाफ 7 लोग जिसके खिलाफ जाने पर उनको 6 महीने की जेल हुई। फिर रामामूर्ति एक वर्कर थे जो कि इसको देख के काफी उनको दुख हुआ और उन्होंने ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय यूनियन की शुरुआत की और वो उसके अध्यक्ष बने। उसके बाद 1946 में हार्वे मिल से 27 लोगों को वहां से निकाल दिया गया और उन 27 लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और रामामूर्ति ने इन 27 लोगों का खूब साथ दिया आंदोलन में। इसके बाद और उन्होंने कहा कि एक गुप्त मतदान करवाया जाए जिससे अगर वो मतदान हारते हैं तो वो ये आंदोलन बंद कर देंगे। आंदोलन के वक्त रामामूर्ति में कई सारे एसके नायडू द्वारा मरवाने की कोशिश भी की जाती है, परंतु कम्युनिस्ट वर्कर उन लोगों को बचा लेते हैं और उसके बाद वो लोग वर्कर्स सारे मतदान जीत जाते हैं, जिससे मदुरई के वर्कर्स में एक नई ऊर्जा जाग जाती है, मनोबल उनका बढ़ जाता है और वो लोग कई सारे आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिसको देखते हुए अंग्रेज सरकार इसके काफी खिलाफ जाती और वो कई सारे वर्कर्स लीडर्स को जेल में बंद कर देती एवं राममूर्ति को भी बंद कर देती है। उसके बाद वो इस जेल में भी राममूर्ति को कई सारे मारने के प्रयास किए जाते, परंतु वो चालाकी से इससे बचते रहते हैं। उसके बाद एक इंक्वायरी के दौरान राममूर्ति ने साबित कर दिया कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक धोखा था और फिर एक स्पेशल जज ने 14 अगस्त 1947 को उनको जेल से बाहर निकलवाया और जब वो जेल से निकले उनको लाल झंडे से कई सारे वर्कर्स ने उनका काफी स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। मैं रामामूर्ति के इस जज्बे को सलाम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। चुनने को तो वो भी कुछ और लक्ष्य चुन सकते थे, पर उन्होंने आजादी चुनी। करने को तो वो भी गुलामी कर सकते थे, पर उन्होंने भारत माता की सेवा चुनी। प्राण निकलने का इंतजार वो भी कर सकते थे, पर उन्होंने आजादी के खातिर शहादत चुनी। आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप यह सीख लेकर जा रहे हैं कि भारत भूमि की रक्षा व सेवा कैसे करी जाती है और आप स्वयं भी भारत को महान बनाने में योगदान देंगे। सभी को इस अमृत पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।